आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार। सत्य परमो धर्म। विदर्भ में सिंचाई के बैकलॉग को पूरा करने के लिए तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2000 से 200 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी। परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए सरकार ने 6 जून 2006 को एक परिपत्र जारी किया और अमरावती संभाग सहित विदर्भ के हजारों किसानों की जमीनों को बहुत ही सस्ते दामों पर सीधे खरीद लिया। यानी 39,000 से 2 लाख प्रति एकड़ की दर देकर किसानों को जमीन देने के लिए मजबूर किया गया और किसानों को अदालत जाने का संवैधानिक अधिकार भी छीन लिया। जिन किसानों ने अपनी जमीन, जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था, देकर सरकार की मदद की, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। जबकि जिन्होंने अपनी जमीन सरकार को नहीं दी, ऐसे लोगों को 12 से 18 लाख रुपए का रेट देकर विदर्भ में 65,000 परिवारों के साथ अन्याय किया। सरकारी सेवा में परियोजना पीड़ितों को समायोजित करने के लिए कानूनी 5% समानांतर आरक्षण होने के बावजूद इस आरक्षण के क्रियान्वयन में देरी के कारण परियोजना पीड़ितों को उनके संवैधानिक आरक्षण के अधिकार को जानबूझकर कम करके रोजगार से वंचित किया जा रहा है। इससे परियोजना प्रभावित हजारों शिक्षित बेरोजगार मर रहे हैं। उनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है और इस प्रकार बहुतों का जीवन दयनीय होता जा रहा है। इसलिए 5% समानांतर आरक्षण को बढ़ाकर 15% किया जाना चाहिए और इसे सख्ती से लागू किया जाए और सीधी खरीद करने वाले किसानों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत बढ़ा दिया मुआवजा दिया जाना चाहिए। विदर्भ बलिराजा परियोजना पीड़ित संघर्ष समिति पिछले 5 वर्षों से परियोजना पीड़ितों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रही है। पिछली सरकार ने विचाराधीन परियोजना पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 960 करोड़ का बजट तैयार किया था, लेकिन अंतिम निर्णय होने से पहले ही सत्ता परिवर्तन हो गया और परियोजना पीड़ितों के मुद्दे लंबित रह गए। दोबारा परियोजना पीड़ितों के शीतकालीन सत्र में विदर्भ बलिराजा परियोजना पीड़ित संघर्ष समिति के अध्यक्ष मनोज भाऊ चौहान के नेतृत्व में सामूहिक भूख हड़ताल का शस्त्र उठा खड़ा हुआ और सैकड़ों परियोजना पीड़ित यशवंत स्टेडियम नागपुर के संज्ञान में आ गए। ऐसा नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया गया। 6 जून 2006ला त्यांनी एक परिपत्रक निर्गमित केलं। त्यावेळेस आणि त्या निर्गमित केलेल्या पत्राच्या आधारे, परिपत्रकाच्या आधारे त्यांनी विदर्भातली किमान 16,000 हेक्टर क्षेत्र हे सरळ खरेदी पद्धतीने त्यांनी संपादित केलं। 1894चा कायदा जर अस्तित्वात होता तर परिपत्रक निर्गमित करण्याचं कारण काय होतं? आता सरळ खरेदीचा व्यवहार म्हटल्यानंतर मी एखादी वस्तू तुम्हाला एखादी विकत आहे तर ती पुन्हा तुम्हाला 2 वर्षांना 3 वर्षांना त्याचा जास्त पैसा तुम्हाला मागण्याचा अधिकार राहत नाही। त्याला संवैधानिक अधिकार कुठलाच नसतो, कारण ती एक रजिस्ट्री झालेली असते। अशाच प्रकारे सरकारनं त्या परिपत्रकाच्या आधारे सावकाराची भूमिका पार पाडली। वास्तविक सरकार कुठलेही असो, सरकार हे मायबाप असतं, परंतु मायबापाची भूमिका पार न करता सरकारनं तेव्हा त्या पद्धतीने आम्हाला हे केलं आहे। नागपुर में ओबीसी समुदाय की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ओबीसी समुदाय राज्य और केंद्र में 60% से अधिक है, लेकिन 1934 के बाद समग्र ओबीसी जनगणना नहीं हुई। ओबीसी समुदाय के निश्चित आंकड़े खातों में दर्ज नहीं है और ओबीसी समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। कालेलकर आयोग, मंडल आयोग की रिपोर्टों में यह स्पष्ट होता है। इसके बावजूद ओबीसी की जनगणना नहीं होती है। समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित मांगों को मनाने के लिए हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी संघर्ष करने को तैयार है। उसके लिए ओबीसी समुदाय को उनके अधिकारों के लिए जगाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में बैठकें आयोजित करना होगा। बैठक का मुख्य उद्देश्य ओबीसी समुदाय का एकीकरण है। ओबीसी समुदाय की मुख्य मांगें इस प्रकार से हैं। ओबीसी समुदाय की जातिवार जनगणना की जाए। स्वतंत्रता मंत्रालय ओबीसी को केंद्र में स्थापित किया जाए। ओबीसी पर थोपे गए गैर अपराध की असंवैधानिक शर्त तत्काल निरस्त की जाए। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मैट्रिक पर 100% भारत सरकार की छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। ओबीसी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति जैसे ओबीसी वर्ग को जनगणना के आधार पर वित्तीय कोष उपलब्ध कराया जाए। ओबीसी को दिया जाने वाला राजनीतिक आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति जैसा संवैधानिक रूप से किया जाना है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण में ओबीसी समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि जो बात संसद में कहना चाहते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अगर मीडिया के अंदर कोई बात की जाती है, अभी भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा कि जितना
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या अन्य तरीके से जितना दिखाना चाहिए था उतना दिखाया नहीं जा रहा, ना उससे पहले बात ज्यादा मीडिया से जा रही। गलती आप लोगों की नहीं है, आप लोगों की सहानुभूति हमारे साथ है, लेकिन जो मालिक हैं, जो मीडिया के मालिक हैं, उनका दबाव है। बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल है, एक पत्रकार को हटाने के लिए पूरा चैनल ही खरीद लिया। तो कहने का मकसद ये कि आपकी जो योगदान है, महंगाई है, गैस का सिलेंडर आप देख लीजिए, 450 रुपए में था, आज 1100 रुपए। दूध, दही, आटा, दाल, इसके ऊपर क्या हालात है देश के अंदर, जीएसटी लगा दिया। यानी कि लोग जो है बेरोजगारी से त्रस्त है, 42% बेरोजगारी है, 100 में से 42 लोग बेरोजगार हैं। आज हालात देश के ये हो गए हैं। हमारी जीडीपी जो है 6 से भी नीचे आ गई है, जीडीपी जो ग्रोथ हमारी, क्योंकि जो हमारी नीतियां हैं, नोटबंदी की जो नीति थी, उससे जो पैसे का जो सर्कुलेशन था वो बंद हो गया।